हेलो फ्रेंड्स। बल्क सेलर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है इंद्रजीत। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आ, ये हम लोग जिस भी बिजनेस में होते हैं तो उस हर एक बिजनेस में अप एंड डाउन्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज सस्टेन नहीं रह सकती है, इक्वली नहीं रह सकता है। जिस तरह से इस दुनिया में सूरज और चांद, दिन और रात, सुख और दुख आते हैं, इसी तरह से ही बिजनेस नेचर में भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो जहाँ पे हम लोग जब जिस भी स्टेज में होते हैं तो हमारे कुछ नॉर्मल फंडामेंटल्स ऐसे होने चाहिए कि अगर हम अप की स्टेज में हैं जिसमें कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि हमें इन फ्यूचर ग्रोथ मिले। और अगर हमारा बिजनेस डाउन चल रहा है तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे अंडरलाइन करते हैं कि जिससे कि हम उस इनफॉल से, जो डाउनफॉल आया है, उससे निकल सके। तो यहाँ पे उसी को डिस्कस करने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, हम लोग पहले सोशल मीडियाज़ पे नहीं थे, तो अभी हमने स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनाना। पर जितनी बेस्ट ऑफ नॉलेज हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जा सकती है उतनी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अप एंड डाउन्स। तो दोस्तों, ये जो अप एंड डाउन्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। जब एक बिजनेस नहीं हो रहा होता है, जब एक बिजनेस नहीं चल रहा होता है, या आप ऐसे कहिए कहिए कि कोई भी बिजनेस जब एक बिफोर लॉन्चिंग पीरियड में होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है, उसमें नो एक्टिविटी है। ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है जिसको हम लोग डेड लाइन भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस इस में चल रहा है तो वो डेड लाइन में है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो अप स्केलिंग बिजनेस है। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे, इस तरीके से चलते हैं, तो वो डाउन फॉलिंग बिजनेस होते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो डाउन फॉलिंग की भी बात नहीं है। ये हर एक बिजनेस का नेचर है कि पहले इस तरह से अप जाता है और फिर कुछ टाइम के लिए वो इस तरीके से डाउनफॉल में आता है, फिर से अप जाता है और फिर से डाउन जाता है और फिर से अप जाता है, देन डाउन। तो ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहता है। ये हर एक ब्रांड के साथ में, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस अगर इस की अगर हम बात करें, तो इस बिजनेस की किसी की भी बात करें तो वो इस स्टेज में रहेगा ही रहेगा। वो ना तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ना ही वो डाउन लाइन हो सकता है, ना ही वो ऑलवेज अप स्केल हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। उसी तरीके से हर एक सर्विसेज का सर्विस लाइफ साइकिल होता है। इसी तरह से हमारे बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो उसमें अगर हम उस लाइफ साइकिल में मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और अपने अंदर के जो सुधार होने वाले पॉइंट्स हैं उसमें अगर हम काम करते हैं तो हम निश्चित ही उसको सफल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूँ, अगर हम इस स्टेज में हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ अप स्केल, अगर आप अप स्केल में लेवल में हैं और आप अपने बिजनेस को और भी आगे अप स्केल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अप स्केल में कुछ स्मार्ट डिसीजंस लेने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंड स्मार्टली। अगर आपको इसमें एक्सपेंड करना है, अपनी ग्रोथ आगे लेके चलनी है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंड स्मार्टली। इन्वेस्ट प्रॉफिट और वाइजली आपको इस पे फोकस करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। ये राइट टाइम होता है जिसमें हम अपने बिजनेस को ऊपर अप स्केल करने के लिए उसमें और इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल या और भी ज़्यादा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट करके दे। लेकिन दोस्तों, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हर एक बिजनेस की ना एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है।
तो ओवर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, और ओवर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी कई बार बिजनेस डाउन हो जाते हैं। तो सेकंड, जो फर्स्ट थिंग है हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्ट प्रॉफिट्स वाइजली। जो भी आप इसमें कमा रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे इस स्टेज में एक जो इन्वेस्टमेंट करना है वो तरीके से करना है। कोई भी अगर आपने इसमें रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो उस केस में आपका ये डिसीजन रॉन्ग साबित हो सकता है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं तो दूसरा है, अगर हम इसमें दूसरे की बात करेंगे जिसमें हम अप स्केल में ही हैं, लेकिन वहाँ पे आपने क्या करना है, एक आ, अपने डिसीजन को इस तरह से बनाने हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लगातार, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार उस लेवल पे चलती रहे, हर स्टेप में वो प्रोग्रेस करती रहे। तो मैं दूसरे पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका अगर हम मोटिव जानेंगे तो हमें यहाँ पे सेव करना है। सेव, जैसे कि मैंने इससे पहले पॉइंट में बताया था कि आपको इन्वेस्ट प्रॉफिट्स, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको दोबारा इन्वेस्ट करना है जिससे कि आप ग्रो कर सके। लेकिन कुछ अमाउंट आपको इस तरह से सेव करनी है जिससे कि आप उस आने वाले टाइम में उस अमाउंट का यूज़ कर सकें। एज ए इसको इमरजेंसी फंड बोला जा सकता है। इसको अगर सीधे शब्दों में हम बताएं तो अगर मान लेते हैं आपका एक बिजनेस में जितना भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका 20% या 15% आप एज ए प्रॉफिट रख सकते हैं, और उसको आप रिज़र्व अमाउंट या उसको आप एज ए इमरजेंसी अमाउंट के नाम से भी अपनी कंपनी में रिजर्व कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे समय पे यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई कोई भी इशू आपके बिजनेस में आता है। मान लेते हैं आपको एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है और आपको एक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है इन्वेंट्री खरीदने के लिए या ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो उस केस में ये वाला फंड आपके काम आ सकता है। और थर्ड वन पॉइंट है कि जब आप अप स्केलिंग में हैं, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जस्ट लाई डाउन एंड स्लीप। is this this is meaning just you have to focus on your strength your team. So in this case you have to hire, आपको उन लोगों को हायर करना होगा जो आपकी कंपनी को और भी ऊपर लेके और भी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आपको वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करने होंगे कि जिससे आप उस कंपनी के एम को पूरा कर सके। और इसमें जितना भी सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारी टीम का होता है। अगर हमारी टीम, हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयज़, इवन आप भी अगर अपने आप को अप स्किल्स कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, जिन सर्विसेज को आप बाहर से आउटसोर्स करते हैं, अगर उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी आप रखेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इट हायर और ट्रेन एम्प्लॉयज़, इसमें हम कहेंगे कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास में हैं या आपको नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो उस केस में भी आप इसको ट्रेनिंग ही कहेंगे, ट्रेन और हायर। अगर आपके एम्प्लॉयज़ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमियां हैं तो आप उनको हायर कीजिए। हायर करने के बाद में आप उनको ट्रेन कीजिए, और अगर आप एग्जिस्टिंग से काम कराना चाहते हैं तो उनको भी आप स्किल कराइए। इवन जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नए का सीखने में रहते हैं और अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं। अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसमें हम फोर्थ पॉइंट पे भी जाएंगे कि अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं, आप स्केलिंग आप खुद समझ सकते हैं कि आप एक सस्टेन बिजनेस में हैं, आप स्केलिंग में हैं या डाउन फॉलिंग में हैं। तो इसमें अगर आप जिस भी प्रोडक्ट में सक्सेस हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज में आप सक्सेस हो रहे हैं, उससे आपको डाइवर्सिफाई करना है। अब मान लेते हैं आप किसी भी ए प्रोडक्ट में डील करते हैं, ये आपका ए प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपने क्या करना है, इसमें जब आप सक्सेस हो रहे हैं तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करनी है। ये आपका बी प्रोडक्ट, इसमें ये प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है। तो बी प्रोडक्ट में आपको
इंटरेस्ट देखना है और देखना है कि आप इसको कैसे फुलफिलमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका कंपनी का एक्सपेंड बढ़े, और आपका जो पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे आपकी कंपनी खड़ी हुई है, जिस पे आपका पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। मोर देन प्रोडक्ट्स जो आप डील करते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में आपको डील करना होगा। तो दिस इज़ द डाइवर्सिफाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको डाइवर्सिफाई बनना पड़ेगा अगर आपको कंपनी को बड़ा करना है। अगर आपको एज इट इज़ चलाना है, जैसा चल रहा है, कोई चेंज नहीं करना है, 10-5 साल चला के बंद कर देना है या रिटायरमेंट ले लेना है, तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया है, उसका सीधा सीधा मकसद है कि आपको डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जाना है, जो कि आपके लिए एक प्रॉफिटेबल साबित होगा इन फ्यूचर। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसमें छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़े सर। और देन इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको कस्टमर लॉयल्टी पे भी बहुत फोकस करना है। देखिए, रिटेन कस्टमर तब तक हमारे पास होता है जब तक कि वो लॉयल बना रहे। अगर लॉयल्टी आपकी ख़त्म होगी, एंगेजमेंट ख़त्म होगी और कस्टमर इंटरेस्ट आपका ख़त्म होगा, तो आपके बिजनेस को ये इस स्टेज से तुरंत डाउनफॉल लेके जाएगा। तो आपने क्या फोकस करना है, अपने कस्टमर एंगेजमेंट को बढ़ाना है, कुछ छोटे छोटे इवेंट करना है, आपके प्राइम कस्टमर को एंगेज करना है, ओकेजनली उनको बर्थडे विशेस या कुछ भी जो भी आपके माइंड्स में प्लान्स हैं, और उनको एंगेज रखने के लिए अपनी ब्रांड का रिमाइंडर उनको देना है, जिससे कि आप एक फिर से अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके। तो ये मैं फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ, एक कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम आपको बनाने होते हैं। और जैसे जैसे आप कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, आपकी सर्विसेज की वैल्यू बनेगी, आप अच्छे लेवल पे आगे अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। और ये मैं उन प्रोग्राम्स की बात बता रहा हूँ, इसको ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपको कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलने वाले। ये प्रॉपर जो एक स्ट्रेटजी वर्क होता है उसके बेस पे होता है, और बड़ी आ, सोच समझ के यहाँ पे ये काम किया जाता है। तो जो लोग एक्सपीरियंस पर्सन है वही इस चीज़ को आपको बता सकते हैं। तो अभी थर्ड वन की मैं बात कर, सेकंड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये अगर आपने कंसिडर कर लिया, तो आप मान के चलिए कि आप एक अच्छे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर का आप फोकस कर रहे हैं, अच्छे फ्यूचर की आपकी स्टैब्लिशमेंट जरूर होगी एक ना एक दिन। और लेट सपोज अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे डाउन स्केल की, तो ये वाला जो पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं डाउन स्केल की बात कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जब आप इस स्टेज में होते हैं, और देखिए जनरली होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस सस्टेन रहता है। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सुनी होंगी जो शार्क टैंक में भी आ चुकी हैं, वो भी माइनस में है, प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं, अमाउंट बर्न कर रही हैं, अपने जेब से पैसा उनको लगाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक स्ट्रेटजी पे काम होता है तो बिजनेस के बहुत सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग एक्सपेंसेस में, क्योंकि उनको स्पेंड करना है। बट उनका मतलब ये नहीं है कि वो माइनस में है तो वो माइनस में रहेंगे, उनको पता है वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। जैसे ही वो उनकी स्ट्रेटजी पूरी होगी ना, तो देन वो फिर से अपने मार्जिन्स को ना हाई कर सकते हैं, अपने मार्जिन्स को ऊपर लेके जा सकते हैं इजीली। तो देन अभी मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपको, डाउनफॉल के केस में बताने वाला हूँ कि डाउनफॉल के केस में आपको क्या करना होता है। तो दोस्तों, अगर डाउनफॉल में आप हैं, आपको लग रहा है कि आपका जो रिवेन्यू है पर ईयर का वो घटता जा रहा है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने ज़रूरी होते हैं जिससे आप एनालाइज कर सकें कि आपके बिजनेस में एक्चुअल कोज क्या रहा है। ये ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए, ये सारे आपको अप स्केलिंग रखने के लिए लगातार आपको जो R&D करनी पड़ती है, जो डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ता है, सबके लिए है। लेकिन जो कंटेंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको हम एनालाइज कंटेंट भी बोलेंगे, कि आपको मोस्ट ऑफ द केस में ये एनालाइज, ये पता करना है कि किस किस कारणों से वो आपके बिजनेस में ये डाउनफॉल आया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एनालाइज द कॉजेस। और कॉजेस का मतलब एक कोई कॉज नहीं हो सकता है,
कॉजेस का मतलब है कि मैनी टाइम्स कोई भी रीजंस हो सकता है, लाइक आपका गवर्नमेंट इंटरफेयर बन गया था, रेगुलेशन गवर्नमेंट के आ गए थे, competitive इन्वायरमेंट ऐसा बन गया था, कंपटीशन होने की वजह से आपके डाउनफॉल आए हैं, मटेरियल प्राइसिंग बढ़ जाने से आपका जो डाउनफॉल आया है, या इन्वायरमेंटल चेंजेस, डिजास्टर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल ईगल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा एनालाइज करना है। देन उसको अंडरलाइन करने के बाद पे आपको नेसेसरी एसेट्स, नेसेसरी एक्शंस उस पे लेने होंगे कि किस उस प्रॉपर जो कोज रहा है उसको कैसे निपटाया जा सकता है, उससे कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपको कोई इस तरह की कोई भी क्वेरी आती है बिजनेस से रिलेटेड, या कोई पॉइंट आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पे बना सकूं। दूसरा है कट अननेसेसरी कॉस्ट्स, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि आप ना एक बिजनेस के डाउन फॉल में है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे ये पूरा का पूरा खत्म करना है, इससे कैसे बीट करना है। तो सेकंड वन है कट अननेसेसरी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आपके बिजनेस में है जिसको आपको बचाना है, बचाया जा सकता है, जिसके बिना भी आपका बिजनेस चल सकता है। तो ऐसे मोमेंट में आपका जो सेकंड टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आप कम से कम खर्चे करें, कम से कम आप एक्सपेंसेस करें। तो उसके लिए आपको अननेसेसरी कॉस्टिज़ में कट करना होता है, चाहे आप सैलरी में कट करें, रेंटल में कट करें, मशीनरी मेंटेनेंस, या कोई भी आप, वो आपके ऊपर है, क्योंकि अलग अलग नेचर, अलग अलग कैटेगरी के जो बिजनेस है वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, अलग अलग उसमें उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसको आप ही जानते हैं, उस आपके बिजनेस को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो थर्ड वन है कि कहीं ना कहीं हमारा अगर डाउनफॉल आया है तो हमने कहीं ना कहीं फोकस छोड़ दिया है अपनी मार्केटिंग से। तो हमें फोकस करना है कि हमारा जो मार्केटिंग है वो वीक रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर एंगेजमेंट घटा है, और घटने के बाद में हमारा डाउनफॉल आया है। तो फोकस ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है, कैंपेन्स चलाने हैं आपको, और जो भी आपका तरीका है मार्केटिंग करने का, अगर आप B2B करते हैं, D2C करते हैं, आप B2 गवर्नमेंट करते हैं, जो भी आपका है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल रहा है उसके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है और उसको फिर से एक सस्टेन वाली स्थिति में लेके आना है। तो यहाँ पे जो डाउनफॉल है इसमें डू एंड डाई वाली स्थिति बन जाती है, करो या मरो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके इस करतूत का, इस कारनामे का इन फ्यूचर कंपेंसेट भरना पड़ेगा, इसका लॉस आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो आपको बिजनेस शट डाउन करना है, जैसा जैसा कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और शट डाउन नहीं करना है तो आपको उन सारे स्टेप पे फोकस करना है जिससे कि आप उसको सुधार कर सके। तो थर्ड वन मैंने आपको बताया। इसके बाद में है, हो सकता है आपका जो ये डाउनफॉल आया है ये इनोवेशन के रीजन से आया हो, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि किसी भी रीजन से हो सकता है। अगर आपका ये डाउनफॉल इनोवेशन के रीजन से आया है तो आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव ऐसा करना है जिससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ जाए, कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसको हम लोग इम्प्रूव एंड इनोवेट कह सकते हैं। और ऐसा करने से ना लगातार जब आप ऐसा करेंगे तो जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो बढ़ जाएगा, कस्टमर का फोकस बढ़ जाएगा, वो फिर से आपके पास आएंगे उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए जो उसमें आपने इम्प्रूव किया है। क्योंकि देखो, चेंज इज़ द लाइफ। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, उसमें इनोवेशन नहीं डालेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट सदा नहीं रह सकता है। हम 2025 में जी रहे हैं और आपने लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में इतना बड़ा चेंजेस देखे होंगे। तो हर कोई कंपनी, हर चीज़ अपडेट होके आ रही है। आईफोन 2 3 से लेके आईफोन 16 तक लॉन्च हो गए, तो हर बार कुछ ना कुछ अपडेट लेके आती है। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही अपडेट करना होगा अपने बिजनेस में जिससे कि आप ग्रो कर सकें और एक सस्टेनेबिलिटी या ग्रोथ वाली पोजीशन को पा सकें। और इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट है कि आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि क्या आप जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है
तो वो आइडिया टेस्टिंग आपको करना होगा, लोगों से सजेशंस लेने होंगे, आपको कैंपेन या कोई मीटिंग या कोई एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर वो सस्टेनेबल है तो आपको ये अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, स्टे पॉजिटिव होना होगा आपको, और पेशेंस भी रखना होगा कि आपका बिजनेस एक ना एक दिन फिर से ये आप स्केल करेगा, फिर से ये प्रॉफिटेबल बनेगा, और आप एक अच्छे बिजनेस को चलाने वाले डायरेक्टर बनेंगे या एक अच्छे बिजनेस के ओनर बनेंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, जो कि शायद मैंने कोई सर्च किया हो तो मुझे इस तरह का कंटेंट उस पर नहीं मिला कोई, तो मैंने आपको ये पूरा बताया है। वीडियो क्वालिटी हो सकता है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, इसको हम लोग भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, बट ये जो मैंने पॉइंट आपको दिए हैं ये जस्ट आपको एक्सेप्टेबल है, आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक बंदों के लिए है, ये आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए है जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, या अप स्केल या डाउन स्केल वाली पोजीशन में है, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। और एक बिजनेस का जो पूरा होता है वो कोई भी मोटिव के बिना कोई बिजनेस नहीं बनता है। तो हर एक बंदे का, हर एक बिजनेस का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव होता है, आपको भी वो मोटिव फाइंड करना होगा। अगर आप उस मोटिव को फाइंड नहीं करते हैं तो आप एक बिजनेस नहीं चला रहे हैं, एक जस्ट आप टाइम पास कर रहे हैं। तो आपने एक बिजनेस का मोटिव मानना है, पहले उसको कंसीडर करना है, जिसको आज अगर हम बोले तो एम, विजन एंड मिशन हम बोल सकते हैं। जो भी आपका एम है, विजन है, मिशन है, और उसके 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ, 1 डे के अकॉर्डिंग हमें स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिया है तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आपको पूरा करना होगा, देन आपको सेकंड स्टेप पूरा करना होगा। और इस तरह से आप जब लगातार अपने स्टेप्स पूरे कर लेंगे एक दिन, तो आप एक ऊंचाई पे जरूर जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बनेंगे। और जब आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो जरूर ग्रो करेगा, और आप एक अच्छे बिजनेस को चलाने वाले डायरेक्टर या फिर बिजनेसमैन बनेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बिजनेस जर्नी। मैं आपका दोस्त इंद्रजीत। अगर किसी भी तरह की कोई और सजेशंस, जानकारी, ऑनलाइन ईरा में, ऑनलाइन युग में कैसे अपने आप को सस्टेन करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, वैसा कुछ भी आप मेरे से आस्क कर सकते हैं। फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड करूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग। और हो सके तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आप चैनल सब्सक्राइब भले ही करें ना करें, लेकिन लाइक करें तो मुझे अच्छा फील होगा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे, बाय बाय।